जय हिंद फ्रेंड्स। यह जो वीडियो का जो सीरीज़ था वो मॉडर्न हिस्ट्री 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द सीएससी एग्जामिनेशन और एनईपीसीएससी एग्जामिनेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं सारे चैप्टर्स को, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एक समय में मौर्य डायनेस्टी का एक एम्पायर था, उसके बाद मुगल, और इसके बाद एक आया ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों के पास जो टेरिटरी का एक्सपेंशन था बहुत बड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल डायनेस्टी का जो टेरिटरी का एक्सपेंशन था, इस टेरिटरी का एक्सपेंशन इतना बड़ा था, पूरा अफ़गानिस्तान तक, डेक्कन से नीचे और पूरा नॉर्थ इंडिया, इतने बड़े एक्सपेंशन पर रूल नहीं हो पाने की वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और रीजनल किंगडम का राइज हुआ। डिक्लाइन की और भी बहुत सारे वजह है। औरंगज़ेब की जो डेक्कन पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने बात किया था, औरंगज़ेब 1658 टू 1707 तक इसका रूल था। और कहा जाता है कि इसके डेक्कन पॉलिसी की वजह से, डेक्कन पॉलिसी का जो इसका जो डेक्कन का जो पॉलिसी था, उसका यह पॉलिसी था कि इससे पहले जो भी रूलर थे, अगर अकबर को एग्जाम्पल ले तो अकबर क्या करता था, साउथ में स्पाइसेस के बिजनेस करने के लिए वह डेक्कन के लोगों के साथ हिस्सेदारी, मतलब शेयर के साथ बिजनेस करता था कि जो भी हमारा जो प्रॉफिट होगा साउथ में स्पाइसेस के बिजनेस से या और भी बहुत सारे तरीक़ों से, उनमें हम आपको शेयर देंगे डेक्कन के लोगों को। तो डेक्कन के लोग खुश रहते थे। कहा यह जाता है कि डेक्कन के जो लोग हैं उनकी हार्श टेरिटरी की वजह से, वहाँ का जो प्लेट्यू है और वहाँ की जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट की वजह से डेक्कन के जो भी लोग होते हैं, जो भी वहाँ की जो राजा हो या वहाँ के जो भी सेना हो लड़ाई करने वाले, वो बहुत ही मजबूत होते थे। कहा जाता था कि उनके ब्लड में वॉर करने की आर्ट है, इसलिए कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। औरंगज़ेब इस चीज़ को समझ नहीं पाया और औरंगज़ेब क्या किया, अपना 30 ईयर मराठा से युद्ध करने में बर्बाद किया, फिर भी मराठा को हरा नहीं पाया, क्योंकि मराठा डेक्कन का एक उसका राजा था, डेक्कन का राजा मराठा। और इस वजह से क्या किया कि औरंगज़ेब ने अपने बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया और उसके इकोनॉमी में उस वॉर की वजह से हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस। रिवोल्ट का चैलेंज तो एक अलग से रिवोल्ट का चैलेंज था ही। और इन सब परिस्थिति में, इन सब सिचुएशन में 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई तो 3 भाई थे, जिसमें से बहादुर शाह 65 की एज में राजा बनता है। इन सब चैलेंजों के साथ 65 की एज में बहादुर शाह मुगल का राजा बनता है। रिवोल्ट कर रहे थे उस समय राजपूत, रिवोल्ट कर रहे थे मराठा, रिवोल्ट कर रहे थे सिख, रिवोल्ट कर रहे थे जाट, रिवोल्ट कर रहे थे बुंदेला, और फाइनेंशियल क्राइसिस तो था ही। इन सब चैलेंजेस को कवर करने के लिए और जो रिवोल्ट है इसको कवर करने के लिए इसने पीस और कंप्रोमाइज की कंसिलिएशन की पॉलिसी को अपनाया। कि इसने क्या किया कि हिंदू चीफ्टेन से मोर टॉलरेंट एटीट्यूड रखा। इट मीन्स इसने क्या किया, बहादुर शाह ने इन सब रीजनल किंगडम के लोगों से, जैसे कि आपका राजपूत हो, राजपूत के साथ मोर टॉलरेंट बिहेवियर, मराठा को जो भी मराठा का डिमांड था, मराठा चाहते थे कि उनको रेवेन्यू कलेक्शन करने दिया जाए। और जो बहादुर शाह था, मराठा के जो मराठा का जो उसका रूलर था शाहू, उसको एक परफेक्ट रूलर नहीं मानते थे बहादुर शाह। मराठा चाहता था कि हमको एक रिकॉग्निशन मिले और स्वदेशमुखी और चौथ को कलेक्ट करने की परमिशन मिले। बट इसने क्या किया, उसके साथ हाफ हार्टेड कंसिलिएशन किया। हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह को अच्छे मनसब यानी कि रैंक पोजीशंस दे करके उनके साथ पीस, गुरु गोविंद सिंह के साथ
पीस कंसिलिएशन किया, पीस पॉलिसी किया, जाट और बुंदेला के साथ भी इसने पीस पॉलिसी किया। तो इसने कुछ इस हद तक इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया बहादुर शाह ने रिवोल्ट को, लेकिन पूर्ण रूप से इस चैलेंज को वह कवर नहीं कर पाए। फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उस समय उनके पास जो भी 13 करोड़ रुपए बचे हुए थे उनके पब्लिक एक्सचेकर में, वो भी उनका एग्जॉस्ट हो गया और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे का तैसा रह गया। बहादुर शाह के समय पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस और रिवोल्ट ख़त्म नहीं हुए, और इस वजह से और इसी के साथ 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है और मुग़ल डायनेस्टी जो मुग़ल अम्पायर है वो इसी सिचुएशन में रह जाता है। अब सिचुएशन ये हुआ मुग़ल डायनेस्टी का, मैंने इन सब चीज़ों को पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं। इन सब सिचुएशन में आपको क्या लगता है कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और जो भी रूलर बनेगा उसको बहुत ही जल्दी कोई नया रूलर उसको हरा सकता है। इस समय मुग़ल हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में एक अलग तरह की सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने लगी, और एक किंग मेकर राजा बनाओ, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ भारतीय इतिहास में, मुग़ल इतिहास में। फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो 1712 के बाद जहांदार शाह, बहादुर शाह का बेटा जहांदार शाह राजा बनता है, और इसको सपोर्ट करता है जुल्फ़िकार खान, द स्ट्रॉन्गेस्ट नोबल ऑफ द टाइम। उस समय का एक मजबूत नोबल, पैसा वाला व्यक्ति था। आप एक चीज़ समझे, जब भी कोई आप पर पैसा लगाएगा, आपको राजा बनाएगा, तो या किसी को भी राजा बनाएगा, अगर जब जुल्फ़िकार खान पैसे लगा करके जहांदार शाह को अगर राजा बनाता है, तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि जहांदार शाह कोई एक एवल रूलर नहीं होगा। यह एक एवल रूलर नहीं था, बहुत ही वीक रूलर था, बहुत ही आलसी रूलर था। तो जब भी कोई पैसा लगाएगा तो मजबूत को राजा नहीं बनाएगा, अगर मजबूत को बनाएगा तो मजबूत उसी का तख्ता पलट कर देगा, हमेशा कमज़ोर को राजा बनाएगा। एग्जाम्पल है, इसके बाद भी जब सैयद ब्रदर्स बनाता है राजा, तो वो भी कमज़ोर को बनाता है, फारूक सियार को। वैसा ही जुल्फ़िकार खान ने बनाया राजा जहांदार शाह को, वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रूलर। लेकिन जुल्फ़िकार खान खुद में अच्छा था, उसको वह इंटेलिजेंट था, उसने कुछ अच्छे काम करने की कोशिश किया। उसने चाहा कि इन रिवॉल्ट को ख़त्म किया जाए। इन रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया, वो समझा कि जो भारत का जो सोसाइटी है एक डाइवर्स सोसाइटी है, यहाँ हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं और बहुत सारे नॉन हिंदू हैं। और उस समय एक सिचुएशन ऐसा था कि एक जजिया होता है, जजिया इज़ लाइक कि जो भी नॉन हिंदू है, नॉन हिंदू मीन्स जो मुस्लिम नहीं है, या हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, तो उन लोगों को वर्शिप करने के लिए उनके टेंपल में अगर वो वर्शिप करने जाते हैं तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था, एक अमाउंट जो जजिया से फेमस था। इसने आते आते क्या किया, इंडियन सोसाइटी को देख करके इसने जजिया एबोलिश किया, जजिया को एबोलिश कर दिया, इसने जजिया ख़त्म कर दिया। जजिया ख़त्म करते ही जो उस समय के जो हिंदू चीफ्टेंस थे, या राजपूत हो या मराठा हो, इन सब को अच्छा लगा होगा ज़रूर कि भाई जजिया अब नहीं है, तो इनके साथ इनकी एक अच्छी छवि बनी होगी। साथ ही इन्होंने राजपूत के जो डिमांड थे, जैसे कि जय सिंह हो और जय सिंह आमेर के, अजीत सिंह मारवाड़ के, इनके जो पहले के डिमांड थे, इनको मन था कि हमें गवर्नर बनाया जाए, हमें मनसब्स दिया जाए, हमें रैंक दिया जाए, हमें पोजीशंस दिया जाए। इनको पोजीशंस दिया गया। जुल्फ़िकार खान ने जय सिंह को गवर्नर ऑफ मालवा बनाया और अजीत सिंह को गवर्नर ऑफ गुजरात, और टाइटल्स भी दिए। इनको दिया मिर्ज़ा राजा सवाई का टाइटल दिया गया जय सिंह को, और अजीत सिंह को महाराजा अजीत सिंह। तो इनको टाइटल्स भी दिया गया राजपूत के चीफ्स को।
तो राजपूत के साथ कुछ इस तरह की पॉलिसी थी। मराठा का जो पहले का डिमांड था कि उनको सरदेशमुखी और चौथ दिया जाए, जो बहादुर शाह के रीन में नहीं दिया गया था, और साथ ही साथ इनके जो पहले के जो रूलर थे, जो इनके रूलर थे शाहू, इनको बहादुर शाह कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ रूलर। तो जुल्फ़िकार खान ने इन्हें एज अ रूलर भी रिकॉग्नाइज किया, और इनके जो डिमांड थे सरदेशमुखी और चौथ, वो भी इनको ग्रांट कर दिया। बट इसमें क्राइटेरिया ये था कि जो ये कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन, सरदेशमुखी और चौथ का कलेक्शन, ये मुग़ल ऑफिशियल्स करेंगे और फिर उनको देंगे। कहने का सेंस ये था कि इन्होंने कहा होगा ऐसा कुछ कि यार तुम सरदेशमुखी और रेवेन्यू कलेक्शन करो, बट ऊपर से ऐसा छवि बने रहने दो कि मुग़ल का अभी भी देश में रिस्पेक्ट हो। इनका रिस्पेक्ट भी खत्म होता है, मैं बताऊंगा। इस समय तक इनको देश में रिस्पेक्ट था, बट एक समय के बाद रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो इन्होंने मराठा को जो उनके डिमांड थे वो भी दिए। साथ ही साथ सिख के साथ जो पहले की पॉलिसी थी, बहादुर शाह के समय से जो चली आ रही जो पॉलिसी थी, उसी को कंटिन्यू किया। जाट बुंदेला के साथ भी थोड़े से कुछ कंप्रोमाइज़ किए गए। तो इसने जुल्फ़िकार खान ने अपने हैंड में, अपने हाथों में, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में कंट्रोल किया, अपने हैंड में रखा, और इन सब तरह के चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इन सब चेंजेस से कुछ तो प्रॉफिट हुआ उनको, लेकिन इनका एक और जो जुल्फ़िकार खान ने फाइनेंशियल क्राइसिस को कंट्रोल करने की कोशिश की वजह से इंडियन सोसाइटी में एक पॉइजन को पैदा कर दिया। गलती से ही सही, पता नहीं, गलती ही हुआ होगा, एक पॉइजन को पैदा किया। इसने इजारा ला दिया। इजारा था एग्रीकल्चरल या पीजेंट फार्मर्स या पीजेंट से टैक्स। इन्होंने क्या किया कि एक टैक्स लेने की कोशिश किया कि चलो पीजेंट्स और फार्मर्स से टैक्स लेते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। और इसके जो टैक्स कलेक्ट करना जो था, उसको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने मिडिल को रखा, कि वो कलेक्ट करेंगे और हमें वो लाकर पैसा देंगे, जो भी टैक्स होगा वो। और टैक्स का अमाउंट फिक्स नहीं किया। अब टैक्स का अमाउंट उन्होंने फिक्स किया नहीं, और कहा कि जो भी मिडिलमैन थे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनको कहा कि आपको इस एरिया से इतने अमाउंट हमें लाकर देने हैं, बशर्ते आप कलेक्ट कितना भी करो। लेट सपोज कि यह एक एरिया हो, आप समझो कि यह एक एरिया है, और इस एरिया से इस मिडिलमैन को मुग़ल के द्वारा अपॉइंट किया गया कि आपको इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू टैक्स। अब अगर इनको कहा गया हो कि हमें इस एरिया से 100 रुपया $100 रुपीज़ एज अ टैक्स चाहिए, बट यू कैन कलेक्ट एनी अमाउंट, तो ही कैन कलेक्ट 200, 300, 400। और इसकी वजह से इन लोगों, जो भी यहाँ के फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनका सप्रेशन होने लगा, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। उनके जो भी उनकी प्रॉफिट्स होते थे उन्हें उनको देना पड़ता था। इस बात से अनजान जुल्फ़िकार खान इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम इजारा था। इजारा सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन जिसको कह सकते हैं आप। और इस वजह से इनका जो यह एक पॉलिसी था वाज नॉट अ गुड पॉलिसी, और इसी के वजह से उस समय के जो भी फार्मर्स थे वो नाराज़ हो गए। तो ये तो सिचुएशन था जो जुल्फ़िकार खान एज अ वज़ीर जो भी चेंजेज और पॉलिसीज़ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन सब चैलेंजेस को कवर करने के लिए। ऑल्दो ही वाज नॉट एबल टू, उन्होंने कवर नहीं कर पाए, उन्होंने जो भी उनके चैलेंजेस थे उसको कम्प्लीटली इस चैलेंजेस को कवर नहीं कर पाते हैं। और होता ये है कि 1712 में जब जहांदार शाह को इन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें रूलर बनाया, तो जहांदार शाह वाज नॉट अ परफेक्ट रूलर। और एक समय के बाद जो अदर नोवेल्स थे, उन्होंने जहांदार शाह को जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट करने की कोशिश करने लगे। जो भी और नोवेल्स रहे होंगे, उन्होंने जहांदार शाह को कहने लगे कि आपका जो वज़ीर है, जो आपका नोवेल है, जिन्होंने आपको राजा बनने में सपोर्ट किया, ही वॉज गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर योर किंगडम एंड ही कैन रिप्लेस यू वेरी सुन।
कि मतलब बहुत ही जल्दी जुल्फ़िकार खान आपको हटा करके खुद राजा बन जाएगा, ऐसा कहने लगे। हालांकि जहांदार शाह को अपने वज़ीर को सपोर्ट करना चाहिए था, कुछ हद तक उन्होंने अच्छा काम किया, बट वेरी सुन जहांदार शाह को भी हाँ हेयर बहादुर शाह एंड जहांदार शाह दिस रूलर जहांदार शाह, इसको इसका भतीजा फारूक सियार रिप्लेस करता है 1713। एक साल के बाद ही इनका भतीजा फारूक सियार जहांदार शाह को हरा देता है और पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में करता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1712 के बाद जब मुग़ल हिस्ट्री जो हुआ 1712 के बाद, बहादुर शाह के मरने के बाद, उसके बाद जो भी राजा बना वो खुद राजा नहीं बना, उसको राजा बनाया नोवेल्स ने। मजबूत लोग उस समय के लोग ने मजबूत स्ट्रॉन्ग नोवेल्स आए सिस्टम में, उन्होंने राजा बनाना आरंभ किया। जहांदार शाह को राजा बनाया गया, जुल्फ़िकार खान पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में करता है। और उसके बाद जब 1713 में फारूक सियार जहांदार शाह को हरा देता है, तो फिर फारूक सियार राजा बनता है बाय द सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली खान बर्रा और सेकंड का नाम था अब्दुल खान। अब्दुल खान वज़ीर बनता है और हुसैन अली खान बर्रा मीर बख्शी बनता है फारूक सियार के रीन में। फारूक सियार जब राजा बनता है तो सैयद ब्रदर्स पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में बहुत ही जल्दी कर लेता है। और सैयद ब्रदर्स की जो अगले 10 साल की जो हिस्ट्री है, अगले 8-9 साल तक कईयों को राजा बनाता है सैयद ब्रदर्स, और मोहम्मद शाह को भी सैयद ब्रदर्स की राजा बनाता है। हालांकि मोहम्मद ब्रदर्स इनको हरा देते हैं, सैयद ब्रदर्स को, उनको मार देते हैं। कैसे मरते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सैयद ब्रदर्स को कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, मुग़ल हिस्ट्री का किंग मेकर्स, क्योंकि इन्होंने कईयों को राजा बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद ब्रदर्स को पढ़ेंगे कि कैसे सैयद ब्रदर्स क्या पॉलिसीज़ थी, उन्होंने क्या क्या काम किया, किन किन लोगों को राजा बनाया और उनके रीन में क्या हुआ, और कैसे ये पूरा मुग़ल वंश का, मुग़ल डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिक्लाइन होता है। आप सोचिए एक समय में जो पूरे देश पर, अफ़गानिस्तान तक, नीचे साउथ तक, पूरा नॉर्थ जिसके कंट्रोल में हो, कैसे इतने बड़े टेरिटरी के एक्सपेंशन वाले एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिक्लाइन होता है। सोचने वाली बात है। एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड इट इज़ एन इंस्ट्रक्टिव स्टोरी, कि इस चीज़ से आपको केवल फैक्ट्स नहीं जानने हैं, कुछ एम्पायर्स को समझना नहीं है, उनको जानना नहीं है, कुछ फैक्ट्स और डेट्स को याद नहीं करना है, बट आपको यहाँ से इस स्टोरी से आपको सीखना है कि कैसे एक इतना बड़ा मजबूत एम्पायर का भी डिक्लाइन हो सकता है। उसी को मैंने कोशिश किया है कि सारे हिस्ट्री को मैं कहानी की तरह ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से लोगों को बोर जैसा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते नहीं है। लेकिन यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस हिस्ट्री से। आप सोच कर देखिए कि कैसे इतना बड़ा मुग़ल उस समय के, मतलब होता है ना क्लासिकल लोग, प्रिंसेस ऑफ अ टाइम, जहाँ जो 200 साल तक जिसका अम्पायर हो, जिसका रूलर, जिसके वंश के लोग ही राजा बनते हैं, उन लोगों को भी एक समय के बाद पेंशन पर जीना पड़ता है। जो लास्ट किंग रूलर थे मुग़ल के, बहादुर शाह जफ़र, और उससे पहले शाह आलम II, वो दर भटकते हैं, पेंशन पर जीते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यही कहानी एक समय के बाद, अगर आप पूरा मेडिएवल पढ़ते तो कैसे मुग़ल आता है, मुग़ल का एक 200 साल का अपना बड़ा अम्पायर, फिर मुग़ल का डिक्लाइन, और उसके बाद फिर एक व्यापारी जो यहाँ बिज़नेस करने आया, और बिज़नेस करते करते पूरा भारत उसके कंट्रोल में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। कैसे 200 साल तक, और 200 साल तक तो कंट्रोल है ही ईस्ट इंडिया कंपनी का, और साथ ही साथ भारत के लोगों को पता भी नहीं है कि वह गुलाम है, कॉलोनियल कंट्री में है। इस सब कहानी को सीखकर, समझकर आपको समझना चाहिए और यहाँ से सीखना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस भी थे एक समय जब लोगों को पता भी नहीं था कि वह गुलाम है। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज़ ने आगे मोहम्मद शाह को राजा बनाया, और मोहम्मद शाह ने कैसे सैयद ब्रदर्स को मार दिया, और फिर आगे नादिर शाह और मोहम्मद शाह की कहानी, नादिर शाह
नादिर शाह रंगीला, जिसका नाम ही था नादिर शाह रंगीला, और ऐसा रूलर जो अपने दरबारी के घूस में हिस्सा मांगता हो। नादिर शाह जब आता है और नादिर शाह जब आता है और मोहम्मद शाह को हराता है, मोहम्मद शाह रंगीला को, तो वो भी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, आपको बहुत शिक्षा मिलेगी वहाँ से। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे सैयद ब्रदर्स की क्या पॉलिसीज़ थी। तब तक थैंक यू।